स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर सेकंड पार्ट दैट इज़ अमोनिया। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था एचसीएल, जिसमें हमने पढ़े थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एचसीएल, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, देन उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो स्टूडेंट, सिलेबस में अगर हम देखें तो इसमें अमोनिया चैप्टर में मतलब जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसमें 2 मेथड हैं। उसके बाद आपको एक इंडस्ट्रियल मेथड हैबर्स प्रोसेस पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और लास्ट में इसके यूजेस। स्टूडेंट, आप चाहते हो कि आपकी क्लास 10th आईसीएससी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए, लाइक एचसीएल, अमोनिया, HNO3, H2SO4, ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आए, जिसकी कोई भी रिएक्शंस आए, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन आए, आप पूरी तरीके से अटेंड कर पाओ। तो आपको हमारी इन वीडियोस को प्रॉपरली पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया हो, है ना। जनरल चीज़ें हैं, क्योंकि उनमें से ज़्यादा तो पूछा नहीं आएगा कि इंट्रोडक्शन पर पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मेन टॉपिक्स होते हैं हम उनको बहुत इसी वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी जो सारी थ्योरी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो आप उनको उन टॉपिक्स को देखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा पेशेंसली, है ना। ऐसा नहीं कि आपको 5-10 सेकंड आप बैठो और आपको सब चीज़ समझ में आ जाए, है ना। आप कोई चीज़ पेशेंसली देखते हो, जैसे कोई मूवी देखने जाते हो न्यू, तो वहाँ पर आप थिएटर में पेशेंसली बैठते हो और फिर आप उसको देखते हो कि क्या चीज़ चल रही है, फिर आपको वो पूरी तरीके से समझ में आता है। तो इसी तरीके से आपको हमारी वीडियोस को भी पूरी तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है हर एक लाइन का, और इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला है क्वेश्चन कि अमोनिया का फॉर्मूला दैट इज़ द NH3, है ना। इसमें 1 नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अगर स्टूडेंट इसका केमिकल नेम पूछा जाएगा तो नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, है ना। ये जो आइंस है वो हाइड्राइड आइन है, तो इसका केमिकल नेम होगा नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड। और मैं बात करूं, क्योंकि नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो आपने पढ़ा होगा कि जब मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। और लेकिन जब एक मेटल हो और सॉरी जब दोनों ही नॉन मेटल हो तो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड भी 2 टाइप्स के थे, पोलर एंड नॉन पोलर। तो यहाँ पर जो है अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट 2 पोल्स डेवलप हो गए, इसकी वजह से इसको पोलर कंपाउंड बोला गया। अब इसका अगर मास देख लें स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 एटॉमिक मास और 3 हाइड्रोजन का 3, सो 14 + 3 17, है ना। अब यहाँ पर वेपर डेंसिटी की अगर बात करें तो आपको मालूम होता है कि मॉलिक्यूलर मास का हाफ होती है वेपर डेंसिटी। अगर आपको ये नहीं मालूम है, क्योंकि ये चैप्टर 5 से रिलेटेड है, तो आप यहाँ समझ लो, है ना। जब आप चैप्टर 5 देखोगे यहाँ पर हमारी वीडियोस का, तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वेपर डेंसिटी है क्या। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट वेपर्स, यानी कि आपको मालूम है अलग अलग गैस के अलग अलग वेपर्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो कुछ वेपर्स लाइटर होते हैं और कुछ वेपर्स हैवियर होते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी केस लाइटर है या कौन सी हैवियर है। तो आपको क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास का से को 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि अमोनिया का 17 है, 2 से डिवाइड किया 8.5। एयर में क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, तो अगर उनका एवरेज लें, क्योंकि 20% अराउंड 21% ऑक्सीजन होती है, 78 यानी कि मोस्ट एबंडेंट जो नाइट्रोजन होती है, तो उसकी जो वेपर डेंसिटी निकल के आती है वो आती है 14.4। जैसे हमने HCl में पढ़ा था 36.5 डिवाइडेड बाई 2 18.25। तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू है 8.5 स्टूडेंट, ये एयर की वेपर डेंसिटी से कम है, तो ये लाइटर देन एयर होगी। अब अगर हम इसमें एयर में कलेक्ट करेंगे, तो जैसे HCl का तो मास ज़्यादा आ रहा था, 18.25 वेपर डेंसिटी आई थी, तो वो ऑक्यूपाई कर रही थी लोअर पोजीशन को और एयर को अपवर्ड शिफ्ट कर रही थी। लेकिन अगर हम जब अमोनिया को कलेक्ट करेंगे, तो अमोनिया जो होगी, क्योंकि ये लाइटर है, तो ये ऊपर आएगी और एयर को नीचे डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी वेपर डेंसिटी 8.5 है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया, 8.5 हो, 18.25 हो, 14.4 हो, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आते हैं इसके डॉट स्ट्रक्चर की स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया था, जब हम डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, तो सेंट्रल एटम यानी कि जो नाइट्रोजन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सो कैसे फिल करेंगे, 2,5। तो यहाँ पर ये जो 5 डॉट्स बनाए हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन के, और हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट आप देखो, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट हो गया, और इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो, 2 जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इन नॉन बॉन्डिंग
या अ पेयर ऑफ नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कहलाते हैं लोन पेयर्स, है ना। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर बनता है, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द अमोनिया मॉलिक्यूल, तो आपको याद रखना है 1। वाटर में पूछे जाए तो आपको याद रखने हैं 2। ठीक, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, ये इसकी शेल्स दिखाई गई है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं और 2 लोन पेयर यहाँ इस तरीके से बने हुए हैं, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट अक्रेंस की, तो अमोनिया फ्री स्टेट में, यानी कि फ्री स्टेट बोलती है स्टूडेंट जैसे आप अकेले कहीं जा रहे हो, है ना, विदाउट एनी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेरेंट्स, तो आपकी वो फ्री स्टेट हो गई। अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, नेबर्स हो, वो आपकी हो गई कंबाइंड स्टेट। सो अमोनिया जो है वो प्रेजेंट होती है इन द, यानी कि फ्री स्टेट में, स्मॉल अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा नहीं होती एयर के अंदर, और सिमिलर फॉर द वाटर, यानी वाटर में भी ज़्यादा नहीं होगी। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आपको मालूम है कि 21% तो एयर के अंदर होती है, और उससे ज़्यादा मतलब 36% अराउंड जो होती है वो वाटर में होती है। तो अमोनिया जो होती है वो इस वेरी स्मॉल अमाउंट में होती है एयर के अंदर एज वेल एज इन द वाटर। कंबाइन स्टेट में, यानी कि जब ये किसी और कंपाउंड के साथ कंबाइन करे, जैसे अमोनिया ने HCl के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाया, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ये अब इसने अमोनियम क्लोराइड जो हो गई वो अमोनिया की कंबाइन स्टेट हो गई, क्योंकि इसमें अमोनिया अकेली नहीं है, वो रिएक्ट की है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। सो इन नेचर अमोनिया अगर इन द कंबाइंड स्टेट इन फॉर्म मैनी कंपाउंड सच एज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का स्टूडेंट इसका हिंदी नेम याद रखोगे नौसादार। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए नौसादार, या तो केमिकल नेम पूछा जाए तो आप टिक करोगे अमोनियम क्लोराइड, फार्मूला पूछा जाए NH4Cl। अमोनियम सल्फेट और अदर कंपाउंड्स भी होते हैं, यानी कि जितने भी सॉल्ट्स होंगे अमोनियम के, अमोनियम जैसे नाइट्रेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इन सब में अमोनिया प्रेजेंट होगी कंबाइंड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि अमोनिया और अमोनियम के कंपाउंड मिनरल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, रीजनिंग फॉर्म में। तो मैं बता दूं, मिनरल्स क्या होते हैं, जो मेटल्स अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाते हैं नेचुरली, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। और जिन मिनरल्स से हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली, वो कहलाते हैं ओर्स। ये आप मेटलर्जी में भी पढ़ोगे, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं, स्टोन्स के। जब बारिश होती है तो क्या वो स्टोन्स डिजोल्व होते हैं उनके अंदर? नहीं, है ना, आंसर ये डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो इसलिए जब आप देखते हो उनको 10 साल बाद भी, तो वो वैसी के वैसे ही रहते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जैसे है या अमोनियम सल्फेट है, अगर ये डिपॉजिट भी होना चाहेंगे अर्थ क्रस्ट पर, तो जब इनको वाटर मिलेगा तो ये वाटर के साथ सॉल्युबल होकर फ्लो करने लगेंगे अर्थ की सरफेस पर। तो क्या ये डिपॉजिट हो पाएंगे एज अ मिनरल? तो आपका आंसर होगा नो। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे कि वाई दे नॉट अगर एज अ मिनरल्स, बिकॉज दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट विल डिजॉल्व इन वाटर एंड फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने यूजली ऑब्जर्व किया होगा, पंचेंट स्मेल विच वन एनकाउंटर्स नियर द डिपेइंग हीक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और अ टॉयलेट इज ड्यू टू द अमोनिया। जैसे आप किसी पब्लिक प्लेस से जा रहे हो, वहाँ पर कोई पब्लिक टॉयलेट है और वो साफ़ नहीं है, तो आप देखते हो यूरिन की किस तरीके से बैड स्मेल आती है। या कुछ रेलवे स्टेशन के पास जहाँ पर ये वॉशरूम्स या टॉयलेट प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, किसी कॉर्नर में, किसी वॉल के पास क्या करते हैं, यूरिनेट करने लगते हैं, और वहाँ से जब आप गुजरते हो तो आपको वहाँ पर एक बुरी सी स्मेल लगती है, जो आप को लगता है कि अरे ये कितनी गंदगी है यहाँ पर। तो वो ऐसा क्यों होता है ना। यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया होता है ना। यूरिया जब बैक्टीरियल डिकम्पोज होता है तो वो अमोनिया बना लेता है, तो जो वो बैड स्मेल आ रही है आपको, दैट इज़ ड्यू टू द अमोनिया। सो यहाँ पर लिखोगे इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है प्रेजेंट इन द यूरिन। तो ये रिएक्शन आप याद रखोगे, CONH2 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ रहा है, प्लस H2O, इट विल गिव द अमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हो कि मैं एवरी लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको प्रीवियस चैप्टर से भी कनेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। जबकि आप अगर खुद बुक स्टडी करने बैठोगे तो इतनी सारी चीज़ें बुक नहीं बताएगी, है ना। ये रोल रहता है टीचर का। तो अगर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि सर काफ़ी जनरल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे हमें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि हाँ हम भी मार्क्स लेकर आ सकते हैं केमिस्ट्री में 90s, 95, 100, तो आप लाइक करिए और चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि और भी जो है, जो अपडेट्स आएंगे और भी जो वीडियोस आएंगी वो आपको मिल पाएँ, और जो अगर एग्ज़ाम से पहले अगर कोई टिप्स मुझको देने हैं तो वो आप तक पहुंच पाएँ। कि अगर कोई हमें कुछ न्यू अपडेट्स मिलती हैं बोर्ड्स के बारे में, तो अब मैं आपको कैसे कन्वे करूँगा, अपनी वीडियो के थ्रू ही, है ना। और वो आपने देखी नहीं, आप एग्ज़ाम दे आए और आपको लगा अरे
ये चीज़ तो अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं मार्क्स ले आता, और आपने देखा सर्च किया, अरे ये तो सर ने बताई थी, मैंने तो देखी नहीं। जैसे मैंने बताया कि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव में जो है एक और कैटेगरी ऐड हो गई है ना? उस पर आपको एमसीक्यूज़ मिलेगा, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप इसलिए की जा रही हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। मेरा पर्पज़ ये है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करना और आपको किस तरीके से पेपर अटेंड करना है जिससे आपके मार्क्स आएँ, और एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन बोर्ड से रिलेटेड आपको कन्वे करना। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द अमोनिया। जैसे हमने एचसीएल चैप्टर में पढ़ी थी कि एचसीएल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, एचसीएल गैस, एचसीएल लिक्विड, ये जो 2 फॉर्म थी विदाउट वाटर थी, और एक्वस एचसीएल दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली यहाँ अमोनिया भी डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो 4 डिफरेंट फॉर्म्स याद रखनी है। एचसीएल की 3 थी, अमोनिया की 4 है। पहला गैसियस अमोनिया यानी कि ड्राई अमोनिया गैस, यानी कि अमोनिया और एच, यानी कि सिंपल अमोनिया गैस है, कोई वाटर नहीं है, कोई मॉइस्चर नहीं है, ये चीज़। सेकेंड लिक्विड अमोनिया, आपको मालूम है जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पे, तो वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड सब्सटेंस में। तो ड्राई अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग द हाई प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड द लिक्विड अमोनिया, यानी कि NH3L। इट मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में तो है लेकिन वाटर प्रेजेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, नंबर थर्ड लिकर अमोनिया फोर्टिस। तो ये चीज़ क्या है, ये एक ऐड हो गई है। इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, यानी कि आपको अमोनिया में वाटर तो डिज़ोल्व करनी है लेकिन कम अमाउंट में नहीं करनी है, आपको जब तक करनी है जब तक कि वो अमोनिया डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। और जब वो बंद हो जाएगी डिज़ोल्व होना, तो अपने आप जो है बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलने लगेगी वाटर से। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लिकर अमोनिया दैट इज़ द अमोनिया इन वाटर दैट इज़ कॉल्ड द लिकर अमोनिया फोर्टिस। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में याद रख सकते हो, डेफिनेशन में याद कर सकते हो कि लिकर अमोनिया फोर्टिस क्या है। और इसका कॉमन नेम 880 है क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वाटर से दैट इज़ द 0.880। और रिमेंबर अमोनिया गैस जो होती है हमेशा स्टोर की जाती है टाइटली स्टॉपर्ड बॉटल के अंदर और कोल्ड प्लेस पर। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि ये गैस है, हाई टेम्परेचर पर अगर हम रखेंगे तो अगर हम उस बोतल को ओपन करेंगे तो हमारे ऊपर स्प्लैश आउट कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखोगे, मैं आगे भी डिस्कस करूँगा इसको। फिर है लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट, यानी कि अगर हम लैब में कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 था एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें हम रिएजेंट यूज़ कर रहे थे NaOH एंड NH4OH। तो अब ये NH4OH कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लिकर अमोनिया इज कॉल्ड यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, जो कि हम बोलते हैं अमोनिया सॉल्यूशन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन दी जाए कि आपको इस मेटल की या इस कंपाउंड की अमोनिया सॉल्यूशन से करनी है, तो सॉल्यूशन मीन्स वो आपको लेना है दैट इज़ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिया दैट इज़ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ आपको उसकी रिएक्शन करानी होगी। इसमें नेक्स्ट जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, यानी कि आप किस तरीके से या किन किन सॉल्ट से आपको अमोनिया मिल सकता है। सो अमोनियम क्लोराइड को सिलेक्ट लाइम के साथ हीट करने पर सॉल्ट मिलेगा CaCl2 वाटर और अमोनिया। अमोनियम सल्फेट भी आप ले सकते हो, तो कैल्शियम सल्फेट वाटर और अमोनिया। अमोनियम सल्फेट आप CaOH होल ट्वाइस की जगह NaOH भी ले सकते हो, देन इट फॉर्म Na2SO4 वाटर एंड अमोनिया। अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हो, कास्टिक पोटाश ले सकते हो, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH को कास्टिक पोटाश बोलते हैं। तो इसमें K2SO4 वाटर और अमोनिया बनेगा। तो इसमें स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, जनरल चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि सॉल्ट वाटर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी अमोनियम कंपाउंड्स के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये समझना है लेबोरेटरी प्रिपरेशन 2 मेथड्स हैं फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, और जो सेकंड है दैट इज़ फ्रॉम द मेटल नाइट्राइड। तो हम वन बाई वन कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट मेथड है अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं, अमोनियम क्लोराइड हुआ है जिसका फॉर्मूला NH4Cl है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्टूडेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 नेम है, एक तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सिलेक्ट लाइम और तीसरा है लाइम वाटर, है ना। इसमें जो लेना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा अमाउंट में लेना है एज़ कम्पेयर टू द अमोनियम क्लोराइड। यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स तो इसके ज़्यादा है लेकिन अमाउंट इसकी ज़्यादा लेनी है। अब ऐसा लेना क्यों है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये है, high ratio by weight of alkali, alkali means water soluble base is used, it may counteract the loss by sublimation of ammonium chloride। यानी कि इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेशन शो करता है। सब्लिमेशन का मतलब ये होता तो सॉलिड है और हीट होने पर लिक्विड में चेंज नहीं होता, डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और ये वेपर्स बना के अगर ये यहाँ पर अगर हमने जिस बीकर में लिया है उसमें ये ऊपर उड़ने लगेगा तो नीचे तो खाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही रह जाएगा, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये मतलब वेपराइज ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा अमाउंट में ऐड करके रखते हैं जिससे कि वो उनको कवर कर सके, वो उनको सब्लिमेशन नहीं होने दें। जैसे कि इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि वाटर को मैं सन एक गिलास में फिल करके सनलाइट में रख दूँ तो वाटर वेपराइज होने लगेगा,
है ना? अगर मैं उसी के ऊपर ऑयल ऐड कर दूँ, तो आपको मालूम है ऑयल लाइटर है वो सरफेस पर आ जाएगा। अब आप उस गिलास को सनलाइट में रख दो जिसमें ऑयल है और वाटर है। तो ऑयल की वजह से क्या वाटर क जो अंदर नीचे का वाटर है क्या वो वेपराइज़ होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑयल ने क्या किया? उसको कवर कर लिया कि वाटर अब आप वेपर्स फॉर्म नहीं करोगे। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड अमोनियम क्लोराइड को वेपराइज़ होने नहीं देगा। अब इसकी रिएक्शन आप देख लो, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जब अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा CaCl2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे बात कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं इस लैबोरेटरी प्रिपरेशन अमोनिया के। एक आप देख रहे हो राउंड बॉटम फ्लास्क लिया गया है जिसको हम बर्नर की हेल्प से हीट कर रहे हैं, जिसमें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और अमोनिया हाइड्रॉक्साइड है और मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड आपको ज़्यादा लेना है। लेकिन यहाँ देखो आप, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट बी का स्टेट है ना, ये राउंड बॉटम फ्लास्क स्टेट है, लेकिन यहाँ स्टेट नहीं है, यहाँ ये स्लैंटिंग पोजीशन या टिल्टेड पोजीशन में है। तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट? इस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर वाटर बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर इस रिएक्शन में वाटर बने तो वाटर जब ठंडा होगा यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी तो वो नीचे जाएँगी और ये बर्नर हीट हो रहा है। यहाँ पर जो है गिलास बहुत गर्म है और वो पानी जो है वो ठंडा है। मतलब ठंडे से मतलब इसके कंपेरिज़न में, क्योंकि ऊपर ऊपर तो हीट हो नहीं रहा। तब किसी गर्म चीज़ पर अगर हम ठंडा यानी कि ग्लास को गर्म करके उस पर हम वाटर की ड्रॉपलेट्स डालें तो वो क्या हो जाएगा? क्रैक कर सकता है, ब्रेक कर सकता है और ये सारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट हमें स्लैंटिंग पोजीशन में रखना है जिससे कि वाटर यहाँ कलेक्ट रहे, वापस बीकर में ना जाए। तो स्टूडेंट इसका आंसर कहाँ है? ये है इसका आंसर। प्रिकॉशंस: द फ्लास्क इज tilted in such a way that water formed in the reaction does not trickles back into the heated flask and thus break it। अगर ये वापस जाएगा तो ये गर्म है और ये ठंडा है, तो यहाँ पर क्या होगा? गिलास इतना स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, वो एमोफस सॉलिड है और जल्दी से टूट जाएगा। अब प्रोसीजर में क्या आपको लेना है? रिएक्टेंट्स लेने हैं अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इन एक्सेस। ये राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है और फ्लास्क की जो पोजीशन है वो स्लैंटिंग पोजीशन होना चाहिए, माउथ डाउनवर्ड्स होनी चाहिए और ये जो माउथ है ये कनेक्टेड है इसका किससे? क्विक लाइम से। क्विक लाइम यहाँ पर क्या है? ड्राइंग एजेंट है, यानी कि जो अमोनिया अगर फॉर्म्ड हुई है, अगर उसमें मॉइस्चर है तो वो किस तरीके से रिमूव होगा? क्विक लाइम की हेल्प से रिमूव होगा। तो यहाँ ये ड्राइंग ऑफ अमोनिया कैसे होगी मैंने बताया। इन ऑर्डर टू ड्राई द अमोनिया गैस, द गैस इज पास थ्रू द ड्राइंग टावर कंटेनिंग द लम्प्स यानी कि बिगर पीसेज ऑफ द कैल्शियम क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये मैंने एक्सप्लेन किया था क्योंकि कि फ्लास्क को टिल्टेड वे में क्यों रखना है कि इसलिए वाटर वापस ना जाए, और किस तरीके से अमोनिया गैस को ड्राई करना है? बाय यूजिंग द क्विक लाइम, क्योंकि ये अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना। अदर ड्राइंग एजेंट जैसे हम पिछले चैप्टर में HCl में H2SO4 ले रहे थे और जबकि कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 का वाटर बना रहा था, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगे दैट इज़ द क्विक लाइम। सो अदर ड्राइंग एजेंट लाइक कंसनट्रेट H2SO4 या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या एनाइड्स कैल्शियम क्लोराइड क्यों यूज़ नहीं किया गया? क्योंकि अमोनिया बेसिक है, it will react with them. So NH3 plus H2SO4 ammonium sulfate, 6 ammonia P2O5 3 water molecule ammonium phosphate, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 4 ये एडिशनल कंपाउंड बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4NH3। डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई वाला नहीं है, यहाँ पर ये है कि इसके साथ एक कंपाउंड बनाया है एडिशनल कंपाउंड। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर ये दोनों क्या है? कंबाइंड है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ गैस की। तो स्टूडेंट जैसे कि ये मालूम है यहाँ से क्विक लाइम से होती हुई अमोनिया ड्राई होने के बाद यहाँ एयर में होगी, तो इस जार के अंदर एयर होगी जो कि हमें विजिबल नहीं है। अमोनिया की वेपर्स भी हमको विजिबल नहीं है, दोनों ही कलरलेस हैं, पर इस जार में हमको दिखेगा ये खाली है, एक्चुअल में ये खाली नहीं होगा, इसमें क्या होगी? एयर। जब आप कलेक्ट करोगे अमोनिया को एयर पर, तो मैंने बताया था एयर की वेपर डेंसिटी है 14.4, अमोनिया की 8.5, तो कौन लाइटर है? अमोनिया लाइटर है, तो लाइटर चीज़ ऊपर जाती है और हैवियर चीज़ नीचे से। सो इट विल शिफ्ट द एयर डाउनवर्ड, है ना, और इट विल कम अपवर्ड। सो अमोनिया इज कलेक्टेड इन अ इन्वर्टेड गैस जार बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज पहला लाइटर एन एयर, इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगी एयर को और खुद ऊपर आएगी। सेकंड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर द वाटर। जैसे HCl था हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वाटर में हम कलेक्ट नहीं कर रहे थे, एयर में ही कर रहे थे। सिमिलरली अमोनिया भी कलेक्टेड होगा बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब यहाँ कुछ नोट या प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन, हाई रेशियो बाई वेट एल्कली यूज्ड, इट में काउंटेड द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि इन दोनों में इसको हमें ज़्यादा लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज़ किया? पहला रीज़न ये है ये चीप है और दूसरा यानी कि सस्ता है, दूसरा नॉट डेलिस्केंट अदर एल्कलीज। डेलिस्केंट वो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके खुद उसके अंदर डिजॉल्व होने लगते हैं,
यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म करने लगते हैं उसमें। जैसे NaOH अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर NaOH से क्या रिएक्शन नहीं होगी, हो जाएगी। आप यहाँ देखो NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पर वाटर वेपर फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा, NaOH क्या है, खुद वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के दो बेनिफिट हैं, एक तो ये सस्ता है, दूसरा नॉट डेलिस्केंट देन अदर एल्कली। थर्ड है कि स्टूडेंट जब हम अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको दो ऐसे अमोनियम सॉल्ट देने हैं जिसमें अमोनिया गैस फॉर्म नहीं होती डिकम्पोजिशन होने पर, तो वो है अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट। तो NO3 जो रेडिकल स्टूडेंट होता है वो होता है नाइट्रेट, और NO2 जो होता है वो होता है नाइट्राइट। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक्सप्लोजिव इन नेचर का भी होता है, ये भी हिंट आप ध्यान रखोगे। और अमोनियम नाइट्रेट वार्मिंग विद एल्कली डू नॉट प्रोड्यूस टू द अमोनिया बिकॉज दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो है तो ये N2O बनाएगा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट लाफिंग गैस, N2O प्लस वाटर। अमोनियम नाइट्राइट क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन और वाटर ही बनाएगा। तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद रखो, N2O दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। अभी ये स्टूडेंट क्वेश्चन आता है क्या ये गैस रियल में हमको लाफ करवाती है? यस। जैसे आपने देखा होगा कि हीलियम के जब हम बैलून्स को इनहेल करते हैं तो हमारी वॉइस कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी चेंज हो जाती है, यानी बच्चों जैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। आपने कुछ रियलिटी शोज़ में भी देखा होगा कि हाँ, वो अगर उन्हें कुछ कहना है तो पहले वो बैलून को इनहेल कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं, तो वो उनकी आवाज़ एक फ़नी वे में हम उसको देखते हैं कि अरे बच्चों जैसी आवाज़ होगी, ये कैसे बोल रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से जब आप इसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको ये कुछ ब्रेन को मैसेज देगा और आपको ऑटोमेटिकली हंसी आने लगेगी, चाहे वो सिचुएशन वैसी हो या ना हो। इसमें नेक्स्ट मेथड है अमोनिया को प्रिपेयर करने का फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स। तो मेटल नाइट्राइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे कि जब हम मेटल की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उनको बोलते हैं मेटल नाइट्राइड्स, लाइक AlN Mg3N2, है ना। जैसे कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स कहलाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अगर हम हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं किसी मेटल का तो उनको हाइड्राइड बोलते हैं। तो सिमिलरली जब मेटल की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होती है तो उसको बोलते हैं मेटल नाइट्राइड। तो उसमें स्टूडेंट हम मेटल नाइट्राइड्स लेंगे, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यहाँ पर दो नाइट्राइड लिए गए हैं। अब ये इसका Mg3N2 फार्मूला कैसा बना, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और नाइट्रोजन की 3 है, फिर क्रॉस क्रॉस कराया तो Mg3N2 बन गया। एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3 है और नाइट्रोजन की भी 3 है। तो जब कॉमन होता है स्टूडेंट तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 1 1। सो इसका बनेगा Al1N1 जिसको हम AlN लिखते हैं। तो यानी कि स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क में हम मैग्नीशियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड को ले लेंगे। इसकी रिएक्शन हम वार्म वाटर से करवाएंगे। तो वार्म वाटर हम ऐड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द थिसल फनल स्लोली। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शंस क्या होगी, Mg3N2 प्लस 6H2 इट गिव द 3 MgOH होल ट्वाइस प्लस 2NH3। या अगर एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले रहे हो तो आप AlN प्लस 3H2 इट फॉर्म AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन आप याद करना, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग करने में या लिखने में आए, है ना। तो थोड़ी सी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लगेगी, लेकिन आप करना, इस तरीके से पूछी जाती है। अब स्टूडेंट जब ये रिएक्शन हो गई तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन फॉर्म हुई, इसको हम पास करेंगे डिलीवरी ट्यूब से, तो ये इधर आ जाएगी। अब क्योंकि गैस में कुछ मॉइस्चर होगा क्योंकि वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो इसको पास करेंगे ड्राइंग एजेंट से, दैट इज़ द कैल्शियम ऑक्साइड। अदर क्यों नहीं लिए गए, मैंने बताया था क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पर इस जार के अंदर स्टूडेंट एयर होगी और अमोनिया जब जाएगी तो अमोनिया लाइटर है तो अमोनिया जो है ऊपर आएगी और ऊपर वाली एयर को नीचे शिफ्ट करेगी, तो इसको बोलेंगे बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें अमोनिया गैस ऊपर की साइड मिल जाएगी, इसलिए अमोनिया का एरो ऊपर लगाया हुआ है। सो अमोनिया गैस इज फोर्स्ड इज कलेक्टेड बाय होल्डिंग द जार विद द माउथ डाउनवर्ड्स ओवर द डिलीवरी ट्यूब। द गैस इज ड्राइड एंड पासिंग थ्रू इट क्विकलाइम पैक्ड इन अ ड्राइंग टावर, है ना। और इसको फिर कलेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस डायग्राम से आप इस प्रोसीजर को आप एक्सप्लेन कर दोगे और रिएक्शंस ये लिखोगे। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया। So aqueous ammonia is solution of ammonia in a water, है ना। So an aqueous solution of ammonia is prepared by dissolving the ammonia in the water, है ना। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज़ वेरी हाई, मतलब जब अमोनिया फॉर्म्ड हो रही है या तो इस मेथड से या तो फिर जो हमने पढ़ा था अमोनियम क्लोराइड से या मेटल नाइट्राइड से, वो क्विकली क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। जैसे आप देखो या तो इस मेथड से या इस मेथड से, जब ये क्विकली फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा,
प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, अब बैक सक्शन लगने लगेगा। टू अवॉइड दिस फनल अटैचमेंट इज टू द आउटर एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब विद द रबिंग ट्यूबिंग। दिस प्रोसेस सिमिलर टू द SCL, जो हमने फनल अरेंजमेंट पढ़ा था SCL का, उस तरीके से सिमिलर होती है स्टूडेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये क्वेश्चन ये आता है कि भाई अमोनिया के लिए हमने फनल अरेंजमेंट क्यों यूज़ किया। जो आंसर वहाँ के लिए था HCl के लिए, वो सेम आंसर यहाँ पर है। ये फनल प्रोवाइड द लार्जेस्ट सरफेस एरिया फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर एंड प्रिवेंट द बैक सक्शन ऑफ वाटर इनटू द हॉट फ्लास्क। क्योंकि देखो यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे थे, तो ये फ्लास्क कैसा था, हॉट था। अब यहाँ पर अगर वाटर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्लास्क क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसी वजह से हमने इसको टिल्टेड फॉर्म में लिया था। और क्यों, क्योंकि वाटर इसमें जो फॉर्म हो रहा है वो वापस इसमें ना जाए। और अगर बैक सक्शन से चला जाएगा तो इस टिल्टेड का भी कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि बैक सक्शन होगा, वाटर इधर चला जाएगा और ये एपरेटस ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हमने फनल अरेंजमेंट यूज़ किया। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये रिएक्शन हो रही है और यहाँ से जो अमोनिया गैस फॉर्म्ड हो रही है, वाटर वेपर्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो यहाँ पर मिक्स करेंगे और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ये जो डिसोल्यूशन है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। अमोनिया भी दोबारा फिर बन रही है, धीरे धीरे ही तो रिएक्ट करेगी और स्लोली स्लोली जो है यहाँ पर ऐड होनी है, तो ऐड तो क्विकली हो जाएगी वाटर के साथ और फिर क्या होगा, ये पीछे जाने लगेगा। इसलिए क्या होगा, ओनली सरफेस पे ही डिज़ोल्व करके रखते हैं, जिससे कि सरफेस का वाटर जाए और यहाँ पर अब फनल के बीच में और वाटर के बीच में क्या हो जाए, एयर गैप आ जाए, जैसा मैंने HCl में एक्सप्लेन किया था, आप उसको देख सकते हो। जिससे क्या होगा, फर्दर वाटर पीछे नहीं जाएगा और बैक सक्शन नहीं होगा और ये एपरेटस ब्रेक नहीं होगा। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जो है हम बैक सक्शन हो रहा है फर्स्ट मेथड से, यानी कि जो हमने अमोनियम क्लोराइड वाला देखा था जिसमें हम हीट कर रहे थे, तो हम सेकंड मेथड से कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप सही कह रहे हो, सेकंड मेथड से कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि इस वाले जार में आएगा लेकिन फ्लास्क ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ये मेथड जो होता है स्टूडेंट वो कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू दैट, है ना। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चीप रॉ मटेरियल है ना, इनकी कॉस्ट कम है, लेकिन ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। इसलिए हम उस मेथड को यूज़ करते हैं और यहाँ पर बस क्या यूज़ कर लेते हैं, फनल अरेंजमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर को आप रीड करोगे, जो मैंने बताया है कि यहाँ से क्या होगा, वाटर इज टेकन इन अ कंटेनर, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द माउथ ऑफ द फनल इज डिप्ड इन द वाटर, है ना। बस पूरा कंप्लीटली डिजोल्व नहीं करना, लेकिन सारा वाटर कंटिन्यू जाता रहेगा। एज अमोनिया डिजोल्व इन वाटर एट हायर रेट देन द प्रोडक्शन इन द फ्लास्क, द प्रेशर इन द फनल above वाटर लेवल डिक्रीजेज फॉर अ मोमेंट, वाटर रशेज इनटू द फनल। यानी कि यहाँ जाएगा, अब प्रेशर कम हो जाएगा तो अब वापस वाटर कहाँ जाने लगेगा, फनल में, कि जिससे कि ये पीछे जा सकें, रशेज इनटू द फनल। एज अ रिजल्ट द रिम ऑफ फनल लूजेज इज कॉन्टेक्ट विद वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस का वाटर है वो रिम में आ जाएगा और अब जो है जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, इससे इसका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा। सिंस अमोनिया इज प्रोड्यूस रश द वाटर डाउन द फनल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर अगेन। अब जो अमोनिया फाउंड होगी वो क्या करेगी, इस वाटर को फिर से नीचे ले आएगी, है ना। इन दिस वे द अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर विदाउट बैक सक्शन ऑफ वाटर। इस तरीके से बार बार अमोनिया डिजॉल्व होगी वाटर में, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर डिजॉल्व हो जाएगी, है ना। इस तरीके से ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करती रहेगी। और या डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो, और जिससे कि ये वाटर जो है वो पीछे नहीं जाएगा, बैक सक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है, दैट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, दैट इज़ द हैबर्स प्रोसेस, है ना। ये जो मेथड थे स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड से बनाना, मेटल नाइट्राइड से फॉर्म करना, ये लेबोरेटरी मेथड थे और आपको मालूम है लैब में हम स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि अमोनिया के डिफरेंट यूजेस हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द फर्टिलाइजर, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग द डाइज और अदर कंपाउंड्स, है ना। तो इसलिए क्या है, इसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जो इंडस्ट्रियल मेथड था दैट इज़ द हैबर्स प्रोसेस, ना। ये आपने 9th में भी रिएक्शन पढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर फुल डिस्क्रिप्शन है। तो स्टूडेंट ये जो फिगर है 9.4, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लेबलिंग ध्यान रखनी है, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। या जो हमने पीछे ये वाला डायग्राम देखा, तो इन सब में आपको ये करना है, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको लेबलिंग देखनी है कि अच्छा ये सपोज़ ये वाला डायग्राम है तो ये यहाँ पर क्या है, एक्स अगर दे रखा है तो ये वाटर है, वाई क्या है, मेटल नाइट्राइड है ना, और जेड कौन सी गैस कलेक्ट हुई, अमोनिया हुई। ये जो कंपाउंड है ABCD जो भी दे दें तो ये ड्राइंग एजेंट है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री में आते हैं, ड्रॉ करने के लिए सिंपल ही डायग्राम आएगा, लेकिन जो
प्रिपरेशन वाले डायग्राम हैं वो लेबलिंग फॉर्म में आ सकते हैं कि आपको ये बताना है, उसका फंक्शन पूछ लीजिए। तो यहाँ हम देखें, यहाँ नाइट्रोजन है 1 वॉल्यूम और यहाँ पर हाइड्रोजन है 3 वॉल्यूम। उसके बाद ये कंप्रेशन पंप में आएगी, फिर यहाँ से ये कैटालाइटिक चैम्बर में जाएगी, है ना, जहाँ प्रेशर जो होगा 250 एटमॉस्फेयर के आसपास होगा। उसके बाद ये कूलिंग चैम्बर में जाएगी, यहाँ से कुछ कूलिंग इन लिक्विड, यानी कि यहाँ से कोई मतलब कोल्ड लिक्विड ऐड होगा, जिससे अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया में चेंज हो जाएगी। अनकम्बाइंड गैस दोबारा से रिसर्कुलेट होकर यहाँ आ जाएंगी, है ना। तो इस डायग्राम की आप जो है लेबलिंग करिएगा, ठीक है। अब हम हैबर्स प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आप यार रिएक्टेंट ध्यान रखो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:3, और जो सोर्सेज ऑफ रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से, और जो हाइड्रोजन ऑब्टेन होगी दैट इज़ फ्रॉम द वाटर गैस, दैट इज़ द बॉश प्रोसेस और नेचुरल सोर्स, है ना। रिएक्शन ये होगी N2+3H2 इट गिव्स 2NH3 प्लस हीट। ना स्टूडेंट्स, मैं इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट कि 5 मिनट्स लेगा और सारे ये जो थ्योरी पार्ट्स हैं ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम ये थ्योरी देखेंगे तो आपको ये इजी समझ में आएगा, है ना। आप पहले इसको रीड करोगे फिर ये समझोगे, टाइम लगेगा, है ना। यहाँ हम एक फ्लो चार्ट को देखेंगे ईजी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर फर्स्ट आप इस रिएक्शन को देखो कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 मॉलिक्यूल है। 3 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। टोटल जो वॉल्यूम बना है स्टूडेंट वो कितना लिया है हमने, 4 वॉल्यूम, है ना। और यहाँ पर जो अमोनिया फॉर्म्ड हुई है दैट इज़ द 2 वॉल्यूम। 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, 4 हम ले रहे हैं, 1 और इसका 3, टोटल 4 ले रहे हैं। तो आप ध्यान रखोगे ड्राई जो नाइट्रोजन गैस है वो 1 वॉल्यूम लेनी है और हाइड्रोजन जो गैस लेनी है वो 3 लेनी है। इन दिस वे टोटल जो हो जाएगा वो 4 वॉल्यूम हो जाएगा रिएक्टेंट्स का। अब यहाँ पर ये आते हैं, इसका सोर्सेज भी पूछ लेता है स्टूडेंट, पूछा गया है कि ड्राई नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से ऑब्टेन होती है हमको नाइट्रोजन। तो आपको मालूम है, या तो हम मेटल नाइट्राइड्स या किसी कंपाउंड को हम हीट करें जिसमें नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो, वो कॉस्टलियर होगा, क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो अराउंड 78% होती है। तो आप क्या करो, एयर को कलेक्ट कर लो और उसको कूल करो, तो क्या होगा कि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस लिक्विड में चेंज हो जाएंगी और उन लिक्विड को आप सेपरेट करते जाओ। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम उस चैम्बर में फिल कर लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। तो एक टेम्परेचर आता है जिस पर ऑक्सीजन लिक्विड में चेंज हो जाती है और एक टेम्परेचर आता है जिस पर नाइट्रोजन लिक्विड में चेंज हो जाती है। इस मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो आपको मालूम है एटमॉस्फेयर में एयर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, आप उसको ले लीजिए, उससे आपको नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया। तो अगर नाइट्रोजन का पूछा जाएगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फिर आते हैं हाइड्रोजन। तो ये आपने 9th में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन फ्रॉम द बॉश प्रोसेस। तो वैसे तो हाइड्रोजन को हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवा के कर सकते हैं, जैसे Zn+2HCl इट फॉर्म ZnCl2+H2। लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो कॉस्टलियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल। तो नॉन मेटल चीप होते हैं, तो इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन फॉर्म्ड होती है उसकी भी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। और अगर आप किसी एक्सपेंसिव मेथड से करोगे तो हाइड्रोजन है, चाहे आप चीप मेथड से यानी कि सस्ते वाले मेथड से ऑब्टेन करो या एक्सपेंसिव मेथड से करो। तो यहाँ पर कार्बन हम लेते हैं जो कि कोक था, प्लस स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं। कार्बन नॉन मेटल है ना। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। इट फॉर्म CO+H2 जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस, है ना। इसमें अगर हम CO को हटा दें तो हमको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ये आप चाहो तो फर्दर एक और स्टेप करवा सकते हो, CO+H2 यानी कि वाटर गैस की रिएक्शन आप स्टीम से कराओगे तो CO2+2H2 मिलेगा और इसको बोलते थे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो अब स्टूडेंट देखो, जब हमने यहाँ पर जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से, तो कौन सी इम्प्योरिटीज बन रही है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कौन सी और गैस बन रही है, CO। और यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो CO2 बन रहा है। तो स्टूडेंट जब ये गैस हमें ऑब्टेन हो जाएंगी तो इनमें हमें ये चेक करना है कि ये गैस प्योर है या नहीं है, मतलब इनमें कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है। तो इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर यानी कि ट्रेसेस में सल्फर कंपाउंड लाइक H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कि बॉश प्रोसेस में ये बनेंगे। तो ये तो हमें इन्हें नेक्स्ट चैम्बर में भेजने से पहले यानी कंप्रेशन पंप से में भेजने से पहले स्टूडेंट क्या करना है, इनको प्यूरीफाई कर लेना है, इन इम्प्योरिटीज़ को हटा देना है इन गैसेस में से। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जो जब कैटालाइटिक चैम्बर में जाएंगी तो ये कैटलिस्ट को वर्क नहीं करने देंगी। यानी कैटलिस्ट चाहेगा कि मैं रिएक्शन को फास्ट कर दूं जिससे रिएक्शन क्विक हो, लेकिन ये जो हैं इम्प्योरिटीज़ ये उसको स्लो करेंगी।
है ना? इसलिए हमें क्या है कि ज़्यादा टाइम लग सकता है, ज़्यादा फ्यूल लग सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देना है। अब क्योंकि ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो गैसेज़ हैं, है ना? गैसेज़ तो आपको मालूम है आपस में मतलब रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके बीच में वीक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इनको अगर हमें रिएक्ट कराना है तो फ़ोर्सफुली हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये जो 2 गैस हैं, इनको हम कंप्रेशन पंप में भेजेंगे, जहाँ पर प्रेशर मोर देन 200 होगा। वैसे तो जो प्रेशर होता है स्टूडेंट 250 से 200 से 900 के बीच में होता है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हैं दैट इज़ द 250। तो यहाँ पर मोर देन 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगे, जिससे ये गैसेस क्लोज आएंगी और ये रिएक्ट करेंगी। जब ये रिएक्ट करेंगी, अब इनकी जो रिएक्शन रेट है वो स्लो है। अब इनकी रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करना है, तो हम इनको जो है कैटालाइटिक चैम्बर में भेजेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकली हीटेड होगा। अब इसमें स्टूडेंट इसको मिलेगा आयरन। तो आयरन कैटलिस्ट आप यूज़ करोगे। अब ये यहाँ पर आयरन 2 टाइप्स का होता है, सॉलिड यानी कि एक सिंगल पीस आयरन का, है ना? जो कि एक बिग पीस हो, और दूसरा होता है उसी बिग पीस को अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वो भी सॉलिड होता है लेकिन पाउडर फॉर्म में होता है। तो पाउडर फॉर्म का जो होता है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, बेटर होता है कि रिएक्शन को वो फास्ट कर दे। लार्जर सरफेस एरिया होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसलिए यहाँ दिया है, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट हैज मोर सरफेस एरिया, दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, है ना? इसलिए हमें आयरन सॉलिड एक बिग पीस हो वो नहीं लेना, क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं लेना, हमें पाउडर की फॉर्म में लेना है। स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको 2 गिलास वाटर दूँ, सेम हाइट का हो, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हो, सेम गिलास हो, एक में मैं आप शुगर का एक बड़ा क्रिस्टल दे दूँ 100 ग्राम का, और एक में मैं पाउडर फॉर्म में दे दूँ, और आपको गिलास रॉड दूँ और आपसे कहूँ इसको आप डिज़ोल्व कराएँ वाटर के अंदर। तो ऑब्वियसली जो पाउडर फॉर्म है शुगर की, वो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वन बिग क्रिस्टल। आई होप इसको आपको ये क्लियर हुआ होगा सरफेस एरिया से किस तरीके से रिएक्शन की स्पीड या कैटालाइटिक एक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें स्टूडेंट और फास्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मॉलिब्डेनम जो कि प्रोमोटर होता है उसको यूज़ करेंगे। अगर मॉलिब्डेनम नहीं होगा तो आप Al2O3 ले सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये प्रोमोटर क्या होते हैं, प्रोमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की भी इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है 2 डेज़ में कंप्लीट हो रही थी, हमने कैटलिस्ट ऐड किया, अब वो 2 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। अब हमने उसमें क्या करा कि प्रोमोटर ऐड कर दिया, अब वो रिएक्शन 1 आवर में हो रही है। तो प्रमोटर ने क्या करा, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को फास्ट कर दिया, है ना? तो जो रिएक्शन 2 आवर्स में हो रही थी, जिसमें 2 आवर्स का फ्यूल वेस्ट हो रहा था, 2 आवर की मैन पावर लग रही थी, अब वो 1 आवर में कंप्लीट होने लगी। यानी कि 2 आवर में क्या होगी, हमको डबल प्रोडक्ट मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से जो काम हम 2 दिन में कर पा रहे थे, अब हमने उसको 2 आवर्स में किया। 2 आवर्स के बाद हमने उसको और फास्टर बना लिया, दैट इज़ कंप्लीटेड इन द 1 आवर। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द प्रोमोटर। सो प्रोमोटर वर्क, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट, ये आप लिखोगे। यहाँ टेम्परेचर जो है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस लेना है, अबव 200 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर। और रिएक्शन जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो यहाँ पर एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज़ हो रही है, तो हम इसको इतना टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं, है ना? जब इसमें ऑलरेडी हीट एनर्जी रिलीज़ होनी है। तो इसको मैं एक ईजी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो बर्निंग होती है ना पेपर की, या आप किसी चीज़ को बर्न करो, है ना? तो बर्न जब कोई चीज़ होती है तो वो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना? जैसे आप वुड्स को बर्न कर रहे हो, है ना? तो वो क्या करेगी, बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, उससे आप खाना भी बना सकते हो। तो अब जब वुड को आप कर रहे हो, तो आपको वुड को इग्नाइट करने के लिए पहले उसे आग लगानी पड़ेगी, है ना? फायर देनी पड़ेगी। तो अब फायर जब तक नहीं दोगे तो क्या वो जलेगी? तो इसी तरीके से रिएक्शन को एक बार हमें स्टार्ट करने के लिए इनिशियल ये टेम्परेचर देना है, उसके बाद ये अपने आप कंटिन्यूसली चलती रहेगी, है ना? फिर हमें बार बार टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट फॉर्म कर लेगी, है ना, 2NH3। तो अब जब ये स्टूडेंट अमोनिया फॉर्म्ड हो गई, तो पहले किस में गई थी, कंप्रेशन पंप में, जहाँ पर ये दोनों गैसेस रिएक्ट करना शुरू हुई। फिर ये रिएक्शन स्पीडली रिएक्ट करें तो इसको हमने कैटालाइटिक चैम्बर में भेजा था, जिसमें हमने पाउडर आयरन लिया था और मॉलिब्डेनम लिया था, है ना? उसके बाद हमने भेजा कंडेंसर विद कूलिंग पाइप, है ना? कंडेंसर का काम होता है कंडेंसेशन करना, यानी कि गैस को लिक्विड में चेंज करना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब ये गैसेस गई, तो यहाँ तो ओनली अमोनिया है, लेकिन क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन भी गई है, नाइट्रोजन भी गई है, और अमोनिया भी गैस गई है। यानी 3 गैसेस, मतलब ये रिएक्टेंट्स की भी गैस है यहाँ पर और अमोनिया की भी है। क्यों है?
भाई प्रोडक्ट में तो खाली अमोनिया दिख रही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम 100% मिक्सचर ले रहे हैं, यानी कि 100% मिक्सचर ले रहे हैं, तो उसमें से ओनली क्या होता है स्टूडेंट, 15% ही जो है वो अमोनिया के अंदर चेंज होती है, यानी 85% हाइड्रोजन नाइट्रोजन अभी भी अनकम्बाइंड फॉर्म में है। अब इनको वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो इनको क्या करेंगे, दोबारा से रीसर्कुलेट करके कंप्रेशन पंप में भेज देंगे, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस तरीके से रिपीट करेंगे कि हमको 98% तक अमोनिया ऑब्टेन ना हो जाए, अदरवाइज़ ये तो हमारे लिए वेस्ट चले जाएंगे। हम इनको दोबारा से रिकम्बाइन करेंगे। जैसे आप देखते हो ना, शुगर केन का जूस वाला क्या करता है, पहली बार में शुगर केन ऐड करता है, उससे जूस निकल आता है, ठीक है। तो अब वो उस शुगर केन को फर्स्ट टाइम वाले को क्या वो फेंक देता है, उसको वो दोबारा से रिसर्कुलेट कराता है, यानी कि फिर से मशीन में लगाएगा तो और जूस निकलेगा, फिर से वो ऐड करेगा, फिर और जूस निकलेगा। वो शुगर कैन को बार बार मशीन में ऐड करता जाएगा जब तक कि शुगर कैन में से जूस निकलना बंद ना हो जाए, उसके बाद वो उसको फेंक देता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल भी जूस नहीं होता है, 1-2% तो होता है, ठीक है, तो वो इतना वो फेंक देता है। तो इसी तरीके से हमें इस गैस को बार बार रिसर्कुलेट करना है। अब जब ये 3 गैसेस का मिक्सचर है, तो इसमें से अमोनिया को कैसे रिमूव करेंगे, तो 2 मेथड से रिमूव करेंगे। इन तीनों गैसेस को या तो हम कूल करें, तो पहले जो होगी वो अमोनिया लिक्विड में चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिक्विड में चेंज नहीं हो पाएंगी। अब जब ये लिक्विड में चेंज नहीं होंगी, तो ये गैसेस दोबारा से हम रिसर्कुलेट कर लेंगे। या तो फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि अमोनिया को गैस को वाटर में ऐड कर दें, जिससे अमोनिया क्विकली सॉल्युबल है तो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी वाटर में, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन उतनी जल्दी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। तो इसलिए दोबारा से फिर से हम इसको कंप्रेशन पंप में भेज सकते हैं। सो अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिसाइकिल बैक इनटू द कंप्रेशन पंप। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस था हैबस प्रोसेस का। तो मैं ये यहाँ पर क्विकली आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या लेना है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कितने रेशियो में लेना है, 1:3, है ना। अगर वो उल्टा पूछ ले एग्जाम में कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितने रेशियो में लिया, तो आपने तो याद कर रखा है 1:3, तो क्या होगा, अब आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन पहले लिख रहा है तो 3 और नाइट्रोजन बाद में लिख रहा है तो रेशियो 1। सोर्स क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का है बॉश प्रोसेस, है ना। रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है। इन गैसेस को कंप्रेशन पंप में भेजने से पहले इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, H2SCO और CO2। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि ये वर्क करते हैं पॉइजन वो होते हैं जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को कम कर देते हैं, है ना। प्रोमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की इफिशियंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद आप इनको कंप्रेशन पंप में भेजोगे, जहाँ पर प्रेशर मोर देन 200 एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ पर ये गैसेज रिएक्ट करेंगी, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालाइटिक चैम्बर में भेजोगे, जिसमें यहाँ पर आपको फाइनली पाउडर आयरन लेना है, क्रिस्टल नहीं लेना, और मॉलिब्डेनम या Al2O3 प्रोमोटर लेना है। Al2O3 का फंक्शन क्या है, या मॉलिब्डेनम का क्या है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, और आयरन का फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जिससे ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करें और ये हमको प्रोडक्ट फॉर्म करें। यहाँ पर हम 4 वॉल्यूम लेंगे, लेकिन हमको मिलेगा कितना, 2 वॉल्यूम अमोनिया ऑब्टेंड होगी, ठीक है। उसके बाद हम कूलिंग पाइप में भेजेंगे, जहाँ पर अमोनिया गैस कूल होकर लिक्विड अमोनिया में चेंज हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है जो कि 85% अभी भी रह गई हैं, क्योंकि ओनली 15% ही अमोनिया चेंज हुआ है, इसको हम रीसर्कुलेट कर देंगे कंप्रेशन पंप में। फिर ये इलेक्ट्रिकली हीटेड चैम्बर में आएगा, फिर कंडेंसर में आएगा, फिर से हम अमोनिया निकाल लेंगे। इस तरीके से हम बार बार इसको रीसर्कुलेट करेंगे जब तक कि हमको 98% अमोनिया ऑब्टेन ना हो जाए। स्टूडेंट आई होप आपको ये प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो स्टूडेंट आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके की आगे भी वीडियो आपको मिलेंगी, बोर्ड एग्ज़ाम तक हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच ही नहीं पाए। तो स्टूडेंट देखते हैं अब, क्योंकि हम यहाँ पर कंसाइज केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो हम बुक पर आते हैं कि कहाँ क्या क्या हमको करना है। तो ये रिएक्शन थी N2+3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3 प्लस हीट, यानी कि ये बताती है रिएक्शन रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, और डिक्रीज इन वॉल्यूम। डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर 4 वॉल्यूम है और ऑब्टेन कितना हो रहा है, 2 वॉल्यूम। कंडीशंस क्या लेनी है, टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर अबव 200 एटमॉस्फेयर, कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन लेना है, एक क्रिस्टल नहीं लेना, प्रोमोटर जो है मॉलिब्डेनम या Al2O3 लेना है। रेट ऑफ कन्वर्जन कितनी है, अबाउट 15% ऑफ द रिएक्टिंग गैस कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया। अब ये जो 15% है इसको रिकवर कैसे करेंगे, अमोनिया सेपरेटेड फ्रॉम अनरिएक्टिव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। तो वो किस तरीके से आप इसको सेपरेट करोगे। तो पहला है लिक्विफिकेशन, अमोनिया इज लिक्विफाइड इजीली एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन।
ठीक है। दूसरा ये है एब्सॉर्बिंग इन वाटर बिकॉज NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर वाइल N2 एंड H2 आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। फिर स्टूडेंट प्रोसेस क्या है आप देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया था। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर ड्राइड प्यूरिफाइड एंड देन मिक्स इन द रेशियो 1:3 रेस्पेक्टली एट हायर प्रेशर। प्रेशर आपको मालूम था मोर देन 200 है ना। दिस मिक्सचर इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालाइटिक चैम्बर कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड आयरन विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अ लिटिल अमाउंट ऑफ द मोलिब्डेनम। इनके फंक्शन क्या थे, देवर क्या था, प्रोमोटर। एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द रेजिडुअल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो मैंने यहाँ बताया कि अमोनिया फॉर्म्ड होगी प्लस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन भी रहेगी। Exchange their heat with incoming unreacted nitrogen and hydrogen mixture. The hot mixture of outgoing gases contain nearly about 15% अमोनिया। जो मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको 15% ही अमोनिया, ठीक है। इस मिक्सचर को हम पास करेंगे कूलिंग पाइप से, कंडेंसेशन होता है लिक्विड वेपर्स को लिक्विड में चेंज करना। अमोनिया लिक्विफाई फर्स्ट वेयर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डू नॉट लिक्विफाई इजीली। सो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। सो अनचेंज नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर रीसर्कुलेट थ्रू द प्लांट टू गेट द मोर अमाउंट ऑफ द अमोनिया। यानी कि इस तरीके फिर से इसको रिसर्कुलेट करेंगे, जैसे मैंने शुगर केन का एग्जांपल बताया था। बाय रिसर्कुलेटिंग इन दिस वे एन इवेंचुअल यील्ड ऑफ द 98% अमोनिया विल बी अचीव। इस तरीके से हम बार बार उसको रिपीट करेंगे तो हमको 98% मिल जाएगी। द अमोनिया प्रोड्यूस इज स्टोर इन अ लिक्विड अंडर द हाई प्रेशर, है ना। हाई प्रेशर पर स्टोर करके और कूल भी करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप उस बोतल को ओपन करोगे तो वेपर्स हमारे ऊपर स्प्लैश आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, इनको हम देखते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर मिले। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक हैंस लो टेम्परेचर इज फेवर द सिंथेसिस। तो लो टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पर नहीं होगी। हाउएवर लो टेम्परेचर द रिएक्शन प्रोसीड स्लोली इन प्रैक्टिस, इसलिए हम ऑप्टिमम टेम्परेचर ले लेंगे। इट इज़ फाउंड टू बी द रेंज ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि स्टूडेंट किचन में हम मिल्क को बॉईल करें तो हम स्लो पर रखते हैं, इट विल टेक टाइम। हाई पर कर देंगे तो जल्दी बॉईल होकर बाहर निकल सकता है। तो हम क्या लेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर लिया गया है। 4 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि 4 वॉल्यूम मैंने यहाँ बताए थे रिएक्शन में कि 4 वॉल्यूम जो है ना, रिएक्टेंट प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 वॉल्यूम हमें अमोनिया के फॉर्म हो रहे हैं। हैंस हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो जितना ज़्यादा प्रेशर हाई रहेगा उतनी ही अमाउंट ऑफ अमोनिया ज़्यादा फॉर्म होगी। ऑप्टिमम प्रेशर फाउंड टू बी 200 से 900 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अबाउट 250 एटमॉस्फेयर यूज़ होता है। कैटलिस्ट एंड प्रोमोटर, द स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग द कैटलिस्ट विच इज़ फाइनली डिवाइडेड आयरन, है ना, पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। यानी कि ये हम मेटलर्जी वाले में पढ़ेंगे। जैसे कि आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड है। यहाँ पर आप 3 कार्बन ले लो, है ना। तो कार्बन या कोक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा तो 3CO बनाएगा प्लस 2Fe हमको मिलेगा। तो ये सोर्स हो गया आयरन का कि हम आयरन कहाँ से ऑब्टेन हो रही है ना। ये क्या है, ये एक और है ऑक्साइड और ऑफ द आयरन। अ प्रमोटर मोलिब्डेनम और Al2O3 इज यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। इनका फंक्शन है प्रोमोटर की तरीके से, तो ये इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी किसकी, कैटलिस्ट की। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कैटलिस्ट की बता दूँ, हो सकता है आपको मालूम है या नहीं मालूम। कुछ कैटलिस्ट हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। सो एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। तो यानी कि अगर हम कोई फूड ईट करते हैं वन टाइम का स्टूडेंट, तो अबाउट 50 ईयर्स में डाइजेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो 50 ईयर्स लेगा। तो क्या हमें एनर्जी जो हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 50 ईयर्स के बाद मिलेगी। तो स्टूडेंट एंजाइम्स की वजह से वो फूड जो होता है वो 2-3 आवर्स में डाइजेस्ट होता है और हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, फॉर्म करता है। यू आपको मालूम है हमें एनर्जी जो है वो फूड से ही मिलती है। जब तक फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए क्या होता है कि जब हम इल होते हैं या हमें फ़ीवर वगैरह आ जाता है तो हमें भूख भी कम लगती है जब हम बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाता है और एंजाइम जो होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं करते। इसलिए हमें खाना खाने की मतलब फीलिंग ही नहीं आती, भूख ही नहीं लगती, है ना। और जब हम ठीक हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एंजाइम्स उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और हमको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट आप देखो, अगर एंजाइम्स ना हों यानी कि बायो कैटलिस्ट ना हो तो वही रिएक्शन 50 ईयर्स में हो। तो इस तरीके से अगर हम ये हैबस प्रोसेस करा रहे हैं और अगर सपोज़ ये अगर 2 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है या 2 मंथ्स में मैं कह लूँ, और अब कैटलिस्ट की हेल्प से, क्योंकि कैटलिस्ट कई टाइम्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रिएक्शन को फास्ट बना देते हैं। तो जो रिएक्शन 2 मंथ्स में कंप्लीट हो रही थी अब वो जो है वो
2 डेज़ में यानी कि 2 आवर्स में होने लगी, और अगर हमने प्रोमोटर ले लिया तो वो 1 आवर्स में हो रही है। तो हमें अमोनिया के लिए अब 2 मंथ्स वेट नहीं करना पड़ेगा। हमको अब अमोनिया 1 आवर्स के बाद मिल जाएगी। तो आप देख रहे हो 2 मंथ्स की लोगों की सैलरी सेव होगी, है ना? यानी कि मैन पावर बचेगी, फ्यूल बचेगा, है ना? और प्रोडक्ट टाइम बचेगा, प्रोडक्ट भी हमको अब जल्दी मिलेगा। ऐसा नहीं कंपनी ने ऑर्डर दिया अमोनिया के लिए, अब वो 2 मंथ्स के बाद आ रहा है, तो जब तक फ्यूल भी वेस्ट होगा, है ना? आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, ये सब फ्यूल वेस्ट होगा, और उससे क्या हुई, अमोनिया की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कैटलिस्ट का ये रोल रहता है। तो एक और चीज़ आप यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये जो तीनों ही चैम्बर होते हैं वो सी से स्टार्ट होते हैं, कंप्रेशन, कैटालाइटिक और कंडेंसर। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 4th पॉइंट, है ना, नोट में, सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व अंडर द मेंटेन्स द टेम्परेचर, एक्सटर्नल हीटिंग इज देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर रिएक्टेंट्स आर इनिशियली हीटेड। जैसे मैंने बताया था, आप किसी चीज़ को बर्न कर रहे हो तो आपको इनिशियली फायर देनी है, उसके बाद वो अपने आप बर्न होती जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि एक्सटर्नल हीटिंग अब रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन और नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर रिएक्टेंट्स आर इनिशियली हीटेड, मतलब एक बार आपने हीट कर दिया, अब रिएक्शन चलती रहेगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। नोट यहाँ देखोगे जो मैंने फर्स्ट बताया था, प्यूरिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज नेसेसरी एज इम्प्योरिटीज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर कंपाउंड H2S poison the activity of catalyst. So the removal of catalyst poison from the nitrogen and hydrogen is very essential. Otherwise catalyst वर्क नहीं कर पाएगा और रिएक्शन वो फास्ट होने की जगह स्लो हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, हमारी वीडियो में कोई ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि सर ने किस तरीके से क्वालिटी एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे हमें सारे क्वेश्चंस इस थ्योरी के कवर हो गए। इससे अब कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में अगर आएगा हैबस प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप उसका आंसर दे पाओगे, है ना? ये आपको अगर हम देखें, जो हमने SQP डिस्कस किया था, तो उसमें ये जो है MCQ फॉर्म में भी था, यानी कि जो अमोनिया थी वो रिलेटेड कर रही थी हैबस प्रोसेस से, सल्फ्यूरिक एसिड जो रिलेट कर रहा था वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से होता है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखना, हैबस प्रोसेस किस गैस के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, अमोनिया के लिए, है ना? किससे रिलेटेड है, अमोनिया से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि हमारे में ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है स्टूडेंट, लेकिन लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक तो कर सकते हो वीडियो को, है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हो ICSE 10th से रिलेटेड, तो वो आपको मिल पाए, है ना? ऐसा ना हो कुछ मैं मेन पॉइंट कोई मुझको अपडेट्स आया बोर्ड से, अब मैं आपको जो है किस तरीके से बताऊँगा, वीडियो के थ्रू ही बताऊँगा, और आपने जॉइन नहीं कर रखा है चैनल को, तो वो आप तक नहीं पहुँचेगा और आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट